चीन वीकर मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म करता है, पर फिर भी वो पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है। और तो और जब पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते हैं तो वो दुनिया से मदद की भीख मांगता है। सब मदद करते हैं पर चाइना नहीं करता, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन क्यों? अब अगर हम ये कहें कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो भी ऐसी इनकी कैसी दोस्ती है कि वो सिर्फ इस एक चीज के भरोसे टिकी हुई है। माने क्या ये सच में दोस्ती है या फिर पाकिस्तान चीन के पीछे पीछे घूमता है? चलिए देखते हैं। 1950 के दशक में कोई सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान और चीन कभी बेहतर दोस्त होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम मुल्कों में पहला और दुनिया का ऐसा केवल तीसरा देश था जिसने सोशलिस्ट क्रांति के बाद चीनी गणतंत्र को मान्यता दी थी। फिर अगले साल 21 मई 1951 को मेजर जनरल आगा मोहम्मद रजा को पाकिस्तान ने बीजिंग में अपना राजदूत तैनात कर दिया। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि चीन के सर्वोच्च नेता माओ त्से तुंग ने इसके लिए कुछ खास गर्मजोशी नहीं दिखाई थी, बल्कि उन्होंने तो कहा कि मैं ब्रिटेन, आयरलैंड और ब्रिटिश औपनिवेशिक देशों की तरफ से इन दस्तावेजों को प्राप्त करते हुए खुशी महसूस करता हूँ। यानी उन्होंने अपने बयान में ये जिक्र तक नहीं किया था कि राजदूत पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जबकि ये वो दौर था जब पाकिस्तान भौगोलिक दृष्टि से चीन के लिए काफी जरूरी था, क्योंकि यहाँ से ऐतिहासिक सिल्क रूट का रास्ता भी था और उस वक्त तक चीन अमेरिका का सामरिक मित्र भी नहीं बना था। अब यहाँ जो समझने वाली चीज थी वो ये थी कि जब चीन के लिए भारत की प्राथमिकता बहुत जरूरी थी और चीन और भारत के बीच शुरू से ही दोस्ताना संबंध बनने लगे थे, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों का आना जाना शुरू हो चुका था। इसी तरह जब चीन के पहले प्रधानमंत्री चाओ इन लाई ने पाकिस्तान का दौरा किया तो वहाँ उनकी बहुत प्रशंसा की गई, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि भारत की तरह पाकिस्तान में भी चीन का आना जाना बढ़े। लेकिन 1965 में चाओ इन लाई के दौर से चीन और पाकिस्तान के बीच संबंधों के एक नए युग की शुरुआत के बावजूद दोनों मुल्कों के बीच तगड़ी दोस्ती नहीं बनी थी, बल्कि चाओ ने तो कश्मीर के लिए पाकिस्तान को सैन्य कार्रवाई करने से भी मना कर दिया था। अब वो ये कर तो भारत के सपोर्ट के लिए रहे थे, पर वो दलील ये दे रहे थे कि चीन और श्रीलंका इस बात से बहुत चिंतित हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव हो सकता है और इससे पूरे क्षेत्र का विकास और समृद्धि पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान को युद्ध से बचना चाहिए और आपसी बातचीत के जरिए कश्मीर विवाद को हल करना चाहिए। लेकिन वक्त ने ये साबित कर दिया और भारत का सबसे अच्छा दोस्त चीन आज पाकिस्तान का अच्छा दोस्त बन गया। चाओ इन लाई की पाकिस्तानी यात्रा भारत के साथ संबंधों में एक बड़े बदलाव की बुनियाद बनी। शुरुआत में रिश्तों में उतनी गर्माहट न होने के बावजूद दोनों देशों के बीच गर्मजोशी पैदा होने लगी, जो आज तक वहां तक पहुंची है कि ये दोनों देश एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो चीन भारत को सबसे अच्छा दोस्त बनाना चाहता था वो पाकिस्तान की तरह मुड़ गया? अब इस कहानी में साल आता है 1965। इस साल कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिन्होंने अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध के नए आयाम खोल दिए। जी हाँ, रूस का इस दोस्ती में बहुत बड़ा हाथ है। रूस उस वक्त सोवियत संघ हुआ करता था और उस संघ के तत्कालीन प्रमुख निकिता ख्रुश्चेव ने सोवियत संघ के स्थापक लेनिन के उत्तराधिकारी जोसेफ स्टॉलिन को निशाना बनाया, जिससे दुनिया भर में समाजवादी गुटों में विभाजन शुरू हो गया। उस साल जून में पोलैंड में कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में प्रदर्शनों की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसे सोवियत संघ की मदद से पोलिश सरकार ने कुचल दिया। इसके अलावा हंगरी में छात्रों के एक समूह ने साम्यवाद के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की, लेकिन सोवियत सैन्य टैंकों ने छात्र विरोध को दबा दिया। पोलैंड में भी कम्युनिस्ट सरकार ने सार्वजनिक विरोधों को कुचल दिया था। अब इसका असर चीन में क्या हो रहा था? असल में ये ही वो साल हैं जब अमेरिका ने चीन पर परमाणु बम गिराने की धमकी दी थी, तो चीन ने भी बम बनाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। जाहिर है चीन उस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी में कुछ खास एडवांस नहीं था, इसलिए उसने सोवियत संघ की मदद मांगी, जो शुरू में सोवियत संघ ने समाजवादी भाईचारे को देखते हुए खुशी खुशी दे दी थी। लेकिन चीन के लक्ष्य हासिल करने से पहले ही सोवियत संघ ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। सोवियत संघ के इस कदम को चीन में बहुत बुरा माना गया। वैचारिक मतभेद तो उपजे ही, इस असहयोग ने चीन और सोवियत संघ के बीच आगे की दुश्मनी को भी जन्म दिया। अब भारत सोवियत संघ का अच्छा दोस्त था, इसलिए चीन ने रूस के साथ साथ भारत से भी खुद को अलग कर लिया और पाकिस्तान में एक संभावित नए दोस्त की तलाश शुरू कर दी। 1956 में पाकिस्तान में कई सालों के संवैधानिक और राजनीतिक संकट के बाद 1965 में एक नए संविधान का मसौदा तैयार किया गया। इसके साथ ही पाकिस्तान को पहली बार इस्लामिक गणराज्य घोषित किया गया और इस नए संविधान के तहत मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा, जो पाकिस्तान के चौथे जनरल गवर्नर भी थे, वो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान
4 प्रधानमंत्रियों को उनके पद से हटा दिया था। लेकिन इस्कंदर मिर्जा देश में फौजी शासन लागू करने के बाद ज्यादा दिन तक अपने पद पर नहीं रह पाए। फील्ड मार्शल अयूब खान ने तख्ता पलट में इस्कंदर मिर्जा को उनके पद से हटा दिया। पाकिस्तान की अपनी राजनीतिक कमजोरियां एक तरफ तो थी ही, इसके साथ ही साल 1956 में राजनीतिक अस्थिरता के बीच सुएज नहर संकट ने पाकिस्तान में जनता की भावना को बहुत प्रभावित किया। जब मिस्र के साथ पाकिस्तान के संबंध बगदाद समझौते की वजह से खराब चल रहे थे, लेकिन फिर 1956 में एक घटना ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आक्रोश और अराजकता पैदा की। वो मिस्र पर ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल का संयुक्त हमला था। इसकी शुरुआत 26 जुलाई को मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर के उस ऐलान से हुई जिसमें सुएज नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की गई थी। ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने इस घोषणा को खारिज करते हुए मिस्र पर मिलकर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिकों के आने में देरी के कारण 29 अक्टूबर को इजराइल ने हमले को अकेले अंजाम दिया। 2 दिनों की लड़ाई के बाद नहर पर कब्जा कर लिया गया। हमले के तुरंत बाद इराक, ईरान और पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों में प्रदर्शन हुए, जहां साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ बड़े स्तर पर कई दिनों तक प्रदर्शन आयोजित किए गए। इराक ने 1 साल पहले हुए बगदाद समझौते के परिणाम स्वरूप बनने वाले अमेरिका के मुख्यालय को बगदाद से दूसरे देशों में स्थानांतरित करने की मांग की। सुएज नहर पर हमले करने के 2 मुख्य परिणाम निकले। पहला ये कि अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल पर दबाव डालकर सुएज नहर पर कब्जा खत्म कराया। दूसरा ये कि उसने ब्रिटेन और फ्रांस दोनों को स्पष्ट कर दिया कि अब वो एक महाशक्ति है, ब्रिटेन और फ्रांस नहीं। सुएज नहर पर हमले के कारण प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी की अपनी पार्टी अवामी लीग में भी दरार पड़ने लगी। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान अवामी लीग के उभरते हुए नेता मौलाना अब्दुल हमीद भाषानी ने हुसैन शहीद सुहरावर्दी के साथ अपने मतभेदों का ऐलान कर दिया। उस समय कराची, लाहौर, पेशावर और ढाका में प्रदर्शन चल रहे थे। इस सब के बीच 1956 में चीनी प्रधानमंत्री चाओ इन लाई और उप प्रधानमंत्री ही लॉन्ग ने दिसंबर में 8 एशियाई देशों वियतनाम, कंबोडिया, भारत, बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और श्रीलंका का दौरा किया, जो फरवरी 1957 तक जारी रहा। आधिकारिक तौर पर यात्रा का उद्देश्य दोस्ती, शांति और अध्ययन था। चाओ इन लाई भारत और बर्मा के बाद 30 दिसंबर 1956 को पाकिस्तान आए। इस समय पाकिस्तान में आवाम और विपक्षी पार्टियां सुएज नहर युद्ध की वजह से नाराज भी थी। वे कुदरती हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो चाओ इन लाई की पाकिस्तान यात्रा को एक सहायता के रूप में देखा गया होगा, क्योंकि ये दौरा सुएज संकट, पोलैंड और हंगरी की घटनाओं के मद्देनजर हुआ था। इसलिए प्रधानमंत्री चाओ इन लाई ने मेजबान देशों को चीन का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि चीन चाहता है कि पश्चिमी औपनिवेशिक शक्तियां गुलाम देशों को आजाद कराएं। पाकिस्तान और चीन के बीच पहला शिखर सम्मेलन इस घटना के 1 साल पहले 1955 में इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो ने अपने देश के एक शहर बाटुंग में एफ्रो एशिया सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा और इंडोनेशिया, तुर्की, लेबनान और मिस्र सहित 29 देशों ने भाग लिया। चीन ने पर्यवेक्षक के रूप में सम्मेलन में भाग लिया। उसी बैठक के दौरान पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा ने चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई से 2 बार मुलाकात की, जिसमें उन्होंने चीनी नेता को भरोसा दिलाया था कि पाकिस्तान का अमेरिकी सैन्य समझौते में विशेषकर चीन के खिलाफ आक्रामकता नहीं बल्कि आत्मरक्षा के लिए है। इस मुलाकात ने पाकिस्तान और चीन के बीच संबंधों को और बढ़ाने में मददगार साबित हुए। अगले साल चीन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चीन यात्रा के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी उस दौरे पर गए थे। सुहरावर्दी ने चाओ इन लाई को पाकिस्तान की यात्रा के लिए आमंत्रित किया और 8 देशों के दौरे के दौरान वो पाकिस्तान भी आए। इससे भी पहले 1953 में प्रधानमंत्री चाओ इन लाई ने विशेष राजनीति में सह अस्तित्व के लिए चीन में 5 सिद्धांतों यानी आपसी सम्मान, गैर आक्रामकता, गैर हस्तक्षेप, समानता और सह अस्तित्व पर चर्चा करने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की। अगले कुछ दशकों तक चीन की विदेश नीति इन सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमती रही। भारत के साथ
युद्ध के दौरान देखा गया। जब चीन भारत की ओर झुक रहा था, उसी दौरान भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जगह ले ले। उस समय चीन की जगह फार्मोसा यानी ताइवान में जनरल चियांग काई शेक की सरकार पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार की सीट पर काबिज थी। भारत ने 1950 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थायी सदस्यता के लिए प्रस्ताव पेश किया था। इसका समर्थन पाकिस्तान ने किया था, लेकिन 1953 से 1961 तक जब भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पक्ष में कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, पाकिस्तान ने इसका विरोध किया। हालांकि 1961 में जब पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग ले रहा था और चीन के समर्थन में एक प्रस्ताव पेश किया गया था, तब प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व तत्कालीन सिंचाई और उद्योग मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो कर रहे थे। उन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पक्ष में मतदान किया। कुछ वक्त बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी जारी की, लेकिन पाकिस्तान का फैसला आ चुका था और अमेरिका की चेतावनी देने के बावजूद चीन के लिए वोट करना चीन को बेहद पसंद आया। तब से पाकिस्तान चीन का समर्थक बना रहा। इससे पहले अमेरिका ने 1954 में मनीला में आयोजित साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और 1955 में बगदाद समझौते के साथ ही पाकिस्तान को अपनी सैन्य और आर्थिक सहायता में काफी वृद्धि की। इन समझौते का मुख्य उद्देश्य चीन की बढ़ती शक्ति को सीमित करना था। ऐसे समय में जब पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी था और पाकिस्तान ने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को पेशावर के पास बड़बेड़ में रूस की निगरानी के लिए एक अड्डा दिया था, तो उस समय भारत समाजवादी प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते हुए भारत चीन में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए रूस का सहयोगी बन चुका था। 1950 के दशक में जब भारत तिब्बत के विद्रोहियों को हटाने और चीनी सैन्य हस्तक्षेप और संचालन को विफल करने की कोशिश में लगा था, पाकिस्तान तिब्बती विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए अमेरिकी विमानों के संचालन की सुविधाएं दे रहा था। लेकिन ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1953 में गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा राज्य के साथ लगी चीनी सीमा पर चीनी अधिकारी अक्सर सीमा का उल्लंघन करते थे। इसलिए एक बार जनरल अयूब खान को चीनी अधिकारियों को चेतावनी देनी पड़ी कि इन क्षेत्रों में चीनी आक्रामकता का दृढ़ता से जवाब दिया जाएगा। चीन ने शायद ही कभी अमेरिकी समर्थन किए गए कामों के लिए पाकिस्तान की आलोचना की हो। चीन से जारी ज्यादातर बयानों में अमेरिका की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं की आलोचना की जाती थी। ये एक स्पष्ट संकेत था कि चीन ने मान लिया था कि पाकिस्तान कश्मीर विवाद के कारण भारत के खिलाफ सैन्य सहायता लेने के लिए ये सब कर रहा है। जब चाओ एन लाई ने अपनी पहली पाकिस्तान यात्रा का आरंभ किया, तो पाकिस्तान और चीन के बीच रणनीतिक रूप से कुछ भी सामान्य नहीं था, ये केवल व्यवहारिकता थी। लेकिन बाद में जब चीन ने 1962 में सीमा विवाद को लेकर भारत के साथ युद्ध छेड़ा, तो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की मुख्य वजह भारत से साझा दुश्मनी बन गई। कई वर्षों के लिए इस साझा दुश्मनी को उनकी दोस्ती का मुख्य कारण माना जाता था, या कम से कम इस प्रकार का आरोप लगाया जाता रहा। लेकिन अब चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की मुख्य वजह भारत के साथ दुश्मनी से कहीं ज्यादा है। हालांकि भारत के साथ दुश्मनी अभी भी दोनों के बीच दोस्ती के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन एक सच ये भी है कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चीन का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि चीन के सामने अब बहुत बड़े लक्ष्य हैं। चीन अब अमेरिका को पीछे छोड़कर एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। आज क्षेत्रीय शक्ति से लेकर विश्व शक्ति बनने तक चीन की यात्रा में पाकिस्तान एक अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान में चीन की मदद से बनाई जा रही पाइपलाइनों, सड़कों और रेलवे का एक नेटवर्क है। पाकिस्तान की तटरेखा इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसेना शक्ति के लिए रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो गई है, जहां से ये न केवल हिंद महासागर और फारस की खाड़ी तक, बल्कि भूमध्य और लाल सागर तक भी अपना प्रभाव बढ़ाएगा। इसलिए ये संभव है कि यमन के हूती विद्रोही ईरान के बजाय चीन के साथ युद्ध लड़ रहे हों, क्योंकि ईरान में चीन का निवेश 400 अरब डॉलर से अधिक होगा। लेकिन पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति का कोई विकल्प नहीं है। पाकिस्तान चीन दोस्ती की रूपरेखा की चाओ एन लाई ने जो कल्पना की थी, वो आज भी कायम है। पाकिस्तान का चीन के साथ कोई रक्षा समझौता नहीं है, लेकिन आज अगर पाकिस्तान अपने रक्षा, मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम के लिए किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा कर सकता है, तो वो है चीन। आपको क्या लगता है कि इन दोनों का साथ आने वाले समय में भारत के लिए कितना नुकसानदायक होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि हमारी हर लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे।